आज बच्चों हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, जिसका आज बच्चों ये पहला पार्ट है और ये इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। इस चैप्टर की क्या भूमिका है, किस प्रकार के प्रश्नों को हम इस चैप्टर के माध्यम से सॉल्व करेंगे, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और जो भी बातें हम आपको बताएंगे या जो कुछ हम लिखने के लिए आपको बोलेंगे, आप अपनी कॉपी में उसको नोट करते हुए जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी आता है या आपने पुराने वीडियो नहीं देखे इंटीग्रेशन के, तब भी हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि ये जो चैप्टर है आपको आसानी से समझ में आ जाए। बस आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले लर्न होने चाहिए। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए बच्चों हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर आंशिक भिन्न क्या होती है। व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न हम किसे कहते हैं। तो हमने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। यदि दी हुई किसी भिन्न को ऐसी सरलतम भिन्नों में तोड़ा जाए जिनका लासा लेकर हल करने पर हमें मूल भिन्न प्राप्त हो जाए, तो ऐसे भिन्न को बच्चों हम लोग आंशिक भिन्न कहते हैं। अभी आप इस बात का मतलब नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको बिल्कुल डिटेल से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। हमें लिखा हुआ यदि दी हुई किसी भिन्न को, मान लो आपको कोई भिन्न बच्चों दी गई है, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लो आपको कोई बच्चों एक भिन्न दी गई है 3x अपॉन में x माइनस 2 x प्लस 1। जैसे मान लो यही भिन्न जो हमने यहाँ पर लिखी है, ये आपको भिन्न दी गई। परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया यदि दी हुई किसी भिन्न को, जैसे ये भिन्न आपको दी गई है, दी हुई किसी भिन्न को ऐसी सरलतम भिन्नों में तोड़ा जाए, तो जो ब्रेक वाला पार्ट होता है जिसको हम तोड़ते हैं, उसी पार्ट को बच्चों आंशिक भिन्न कहते हैं। कैसे, मतलब जैसे 3x अपॉन में x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 लिखा है, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में x माइनस 2 और प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1। अब बात आती कि ये 2 कैसे लिख दिया गया, ये 1 कैसे लिख दिया गया। तो बच्चों ये वैल्यू हमें फाइंड करनी रहती है। इस वैल्यू को फाइंड करने के 5 तरीके होते हैं, 5 टाइप होते हैं कि आखिर हमें कैसे पता चला कि इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और बच्चों ये जो हमने ब्रेक किया है, तो हमने आपको इसमें परिभाषा में लिखाया हुआ है कि जिसका लासा लेकर हल करने पर, अगर हम तोड़ने के बाद अगर इसका लासा लेकर हल करें तो हमें मूल भिन्न प्राप्त हो, यानी कि पहली भिन्न ये मिल जाए। तो इसको अगर बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपको सेम यही मिलेगा। हम आपको सॉल्व करके दिखाई दे रहे हैं। देखिए बच्चों, इसमें अगर हम लासा लेते हैं तो लासा क्या आएगा बताइए। लासा आएगा x माइनस 2 और x प्लस 1, ये लासा आएगा। इसका हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस 1, और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2। और अब ऊपर सॉल्व कर लें तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 2 और प्लस में x माइनस में 2, और नीचे क्या रहेगा x माइनस 2 अपॉन में x मल्टीप्लाई में x प्लस 1। अब देखिए बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2x प्लस x यानी कि 3x। ये देखिए बच्चों, मूल भिन्न हमें मिल गई। तो ये जो पार्ट हमने ब्रेक किया हुआ है, इसी को हम बच्चों आंशिक भिन्न कहते हैं, इसी को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात यह आती है कि भाई हमें पता कैसे चला कि यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब हमें देख के तो लग नहीं रहा कि इसको देख के हमने बता दिया तुरंत कि इसको हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं। तो बच्चों इसको निकालने का तरीका होता है, किस तरीके से निकालते हैं वो अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। सभी बच्चे बिल्कुल बने रहेंगे लास्ट तक। तो बच्चों हमने आंशिक भिन्न की डेफिनेशन जान ली। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि आंशिक भिन्न क्या है। यदि दी हुई किसी भिन्न को ऐसी सरलतम भिन्नों में तोड़ा जाए जिनका लासा लेकर हल करने पर हमें मूल भिन्न प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आंशिक भिन्न कहते हैं। अच्छा, नोट डाल के एक बात और समझ लीजिए, किसी भिन्न को आंशिक भिन्न में तभी खंडित किया जा सकता है जब तक वह एक उचित भिन्न हो, जब वह एक उचित भिन्न हो। अब बात आती बच्चों उचित भिन्न क्या है।
कहने का मतलब क्या हुआ, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। किसी भिन्न को, मान लो कोई भिन्न हमको दी गई है, उस भिन्न को बच्चों हम तभी आंशिक भिन्नों में ब्रेक कर पाएंगे जब वह क्या हो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो या उचित भिन्न हो। तो बात आती है कि बच्चों उचित भिन्न क्या है, तो उस भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं, उस भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं जिसका अंश हर से छोटी घात का हो। जिसका अंश जो है बच्चों, मान लो ये आपको भिन्न दी गई है 3x/(x-2) और x+1। तो इसमें अगर हम अंश देखें तो जो अंश है वो हर से छोटी घात का हो। यहाँ पर अंश में किसकी घात देखेंगे हम, जो आपको x लिखा हो या y लिखा हो इसकी घात हम देखेंगे, मैक्सिमम घात। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम घात कितनी है बच्चों, यहाँ पर 1 है। और अगर नीचे देखा जाए तो नीचे x की मैक्सिमम घात कितनी है। अभी आप ऐसे नहीं कहिएगा कि यहाँ पर 1 है तो मैक्सिमम 1 होगी, इसका आप आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जो मैक्सिमम पावर निकल के आएगी वो 2 निकल के आएगी। तो ऊपर x की पावर कितनी है, 1 है, और नीचे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो उस भिन्न को हम उचित भिन्न कहेंगे जिसका अंश हर से छोटी घात का हो। अब देखो यहाँ पर अंश जो है वो छोटी घात का है और हर क्या है, बड़ी घात का है। तो ऊपर जो है अंश हमें छोटी घात का मिलना चाहिए और हर हमें बड़ी घात का मिलना चाहिए। वही बात हमने यहाँ पर लिखी है, जिसका अंश हर से छोटी घात का हो। अगर बच्चों इस तरीके की कंडीशन नहीं मिलती है कि अगर ऊपर अंश हमें बड़ा मिल जाए, अंश की पावर जो घात है वो मैक्सिमम मिल जाए, नीचे हर जो है वो हमें छोटा मिले, तब हम क्या करेंगे, तो नोट डाल के इस बात को भी आप लिख लीजिए, यदि भिन्न उचित भिन्न नहीं होती है तो उसे हर से भाग देकर उचित भिन्न बनाते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, जैसे देखिए यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, 3 है, और यहाँ नीचे हर में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो अब देखिए ऊपर अंश में ज्यादा है मैक्सिमम पावर और नीचे हर में x की पावर जो है वो कम है। तब इस कंडीशन में हम हर से अंश को डिवाइड कर देते हैं, हर से अंश को डिवाइड कर देंगे। मान लो अभी हम क्वेश्चन जब आपको कराएंगे तब समझ में आए। तो बच्चों अब आगे आप हेडिंग डाल लीजिए, उचित भिन्नों को आंशिक भिन्नों में बदलने के नियम। अब हम चर्चा करेंगे कि जो उचित भिन्नें हमें दी होती हैं या जो भिन्नें हमें दी होती हैं उनको हम आंशिक भिन्नों में कैसे बदलते हैं, क्या तरीका रहता है। तो इसमें बच्चों टाइप 1 आप डाल लीजिए, जब हर में सभी गुणनखंड एक घातीय हों। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमें भिन्न दी रहेगी, जो उचित भिन्न दी रहेगी, उसमें जो हर है, उसमें जो हर के सभी गुणनखंड हैं उनकी पावर 1 हो, मैक्सिमम घात कितनी हो, 1 हो। कैसे मतलब, जैसे आपको मान लो दिया गया है, जैसे मान लो आपको कुछ इस तरीके से एक भिन्न दी गई है, fx मतलब ऊपर कोई x का फंक्शन होगा और नीचे है मान लो x माइनस अल्फा, दूसरा गुणनखंड है x माइनस बीटा, तीसरा गुणनखंड है x माइनस गामा, या इसके बाद चौथा गुणनखंड है x माइनस कुछ भी। तो मान लो आपको 3 गुणनखंड दिए गए हैं जिनमें जो x की यानी कि जो चर पद है उसकी जो मैक्सिमम पावर है सभी की 1 हो, जितने गुणनखंड हैं। तब इसको ब्रेक हम कैसे करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये बराबर होगा a/x, और इसके नीचे लिखेंगे दूसरा गुणनखंड यानी कि x माइनस बीटा, तीसरा गुणनखंड है तो हम c मानेंगे, इसके नीचे लिखेंगे बच्चों तीसरा गुणनखंड क्या है, x माइनस अल्फा। तो ये तरीका होता है उस प्रकार के भिन्नों को आंशिक भिन्नों में बदलने का जिनमें हर में जितने भी गुणनखंड हो उनमें सबकी पावर मैक्सिमम कितनी हो, 1 हो। तो कैसे लेट करते हैं, हर गुणनखंड के नीचे, मतलब हर गुणनखंड को। इसके बाद बच्चों टाइप 2 लिख लीजिए, अगर आपको उचित भिन्न जो है वो इस तरीके से दी गई हो कि जब हर में एक घातीय गुणनखंडों की पुनरावृत्ति हो। क्या मतलब हुआ बच्चों इस बात का, जैसे कि मान लो आपको कोई फंक्शन यानी कि कोई भिन्न दी गई है जिसमें जो हर है नीचे जो गुणनखंड है वो रिपीटेड हो, जैसे कि x माइनस अल्फा जो है वो 2 बार लिखा हो, या मान लो x माइनस बीटा जो है वो 2 बार लिखा हो,
यानी कि x माइनस बीटा और x माइनस बीटा, यानी कि नीचे जो हर है वहां पर ऐसे लिखा हो x माइनस टू और फिर मल्टीप्लाई में x माइनस टू लिखा हो या x माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा हो, और जो पावर है उनकी वो एक एक घात की ही होना चाहिए। जो गुणनखंड है सभी वो एक एक घात के ही हो, लेकिन रिपीटेड हो, कोई दो गुणनखंड या कोई एक गुणनखंड रिपीट हो जाए। तब इसके लिए बच्चों कैसे इसको लेट करते हैं, तो वही सबसे पहला काम, a अपॉन में पहला गुणनखंड लिखेंगे x माइनस अल्फा, फिर b अपॉन में दूसरा गुणनखंड लिखेंगे, दूसरा गुणनखंड क्या है बच्चों x माइनस बीटा, और फिर तीसरा गुणनखंड जब लिखना रहेगा हमें तो इसको हम स्क्वायर लगा के लिख देंगे, x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन हम आपको कराएंगे तब आपको ये सारे टाइप बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे। अभी आप केवल नोट करते हुए चलें, फिर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 जितने भी टाइप है उनको अलग अलग करके उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। अभी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बच्चों तीसरा टाइप क्या है और किस तरीके की भिन्न हमें दी गई हूं, तो टाइप 3 में लिख लीजिए, जब हर में द्विघातीय गुणनखंड हो, जब हर में क्या हो बच्चों, द्विघातीय गुणनखंड हो, तब हम कैसे ब्रेक करेंगे। जैसे मान लो आपको दिया गया है ऊपर एफ एक्स मतलब एक्स का कोई भी फंक्शन, नीचे मान लो पहला गुणनखंड आपको ऐसे ही दे दिया गया एक्स प्लस अल्फा, और जो दूसरा गुणनखंड है वो द्विघाती हो, द्विघाती मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का हो, तब इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं। जो बच्चों सिंगल घात का लिखा हुआ है उसको तो हम ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं ए अपॉन में पहला गुणनखंड एक्स प्लस अल्फा, और जो बच्चों द्विघात के रूप में लिखा होता है उसको लेट करने का तरीका ये रहता है कि ऊपर हम लेट करते हैं बी एक्स प्लस सी और नीचे फिर दूसरा वाला गुणनखंड एज इट इज नोट कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। तो अभी हम केवल 3 टाइप ही रख रहे हैं, इसके बाद में जो अगला टाइप है वो हम आपको बाद में बताएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम आपको फिर से एक बार रिपीट करे दे रहे हैं। अगर आपको इस तरीके से फंक्शन दिया हो कि हर में जितने भी फ्रैक्शंस हैं, जितने भी गुणनखंड हैं, वो सारे के सारे एक घात के हों और उनमें से कोई भी रिपीटेड ना हो, तब हम सिंपल सा ए अपॉन में पहला गुणनखंड प्लस बी अपॉन में दूसरा गुणनखंड प्लस सी अपॉन में तीसरा गुणनखंड, और अगर चौथा भी लिखा है तो प्लस डी अपॉन में चौथा गुणनखंड। और टाइप 2 में बच्चों हमने आपको बताया कि अगर नीचे कोई भी एक घातीय गुणनखंड का रिपीटेशन हो जाए, यानी कि वो रिपीट हो जाए, 2 बार आ जाए, तब उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं। तो ए अपॉन में जो रिपीट नहीं हुआ है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं पहला गुणनखंड, प्लस बी अपॉन में जो रिपीट हुआ है वो वाला गुणनखंड लिखेंगे बी अपॉन में एक्स माइनस बी, और प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस बी यानी कि बीटा लिखा हुआ है एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और बच्चों जब आपको हर में नीचे कोई भी एक ऐसा गुणनखंड हो जो द्विघात के रूप में हो, तो उसको लेट करने का तरीका ये रहता है कि पहला गुणनखंड तो द्विघात में है नहीं तो उसको सिंपल ऐसे लेट करते चले आ रहे वैसे लेट कर लेंगे, और जो द्विघात में है गुणनखंड उसके ऊपर हमेशा हम बी एक्स प्लस सी लेट करते हैं, बी एक्स प्लस सी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लो बच्चों यहीं पर लिखा होता है एफ एक्स अपॉन में एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस बीटा मल्टीप्लाई में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम कैसे कंसीडर करते, कैसे लेट करते, तो इसमें जो गुणनखंड रिपीट नहीं हुए हैं और एक एक घात के हैं तो उनको हम ऐसे लेट कर लेते ए अपॉन में एक्स प्लस अल्फा और बी अपॉन में एक्स प्लस बीटा, और आगे जो है बच्चों क्या हो जाता है, बी तो हमने लेट ही कर लिया है तो यहाँ पर हम लिखते सी एक्स प्लस डी अपॉन में, और जो द्विघात गुणनखंड है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो ABC लिखे हैं इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी रहती है, क्या तरीका रहता है ABC की वैल्यू फाइंड करने का। तो अब इसके ऊपर हम एक बेस्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं टाइप 1 पर। सभी बच्चे हेडिंग डाल लें टाइप 1 पर आधारित प्रश्न। मान लो बच्चों आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको इंटीग्रेशन करना है 3x अपॉन में x माइनस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 1। पहचान क्या है कि ये जो क्वेश्चन है आंशिक भिन्न द्वारा सॉल्व होगा। तो नीचे बच्चों जो है आपको गुणनखंड के रूप में दिखाई देंगे
हर में गुणनखंड मिलेंगे, और गुणनखंड अगर नहीं मिलेंगे तो आप नॉर्मल भी क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है तो सबसे पहला काम आप यही करिएगा कि जो हर है उसका पहले गुणनखंड करने की कोशिश करिएगा। अगर गुणनखंड हो जा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये जो क्वेश्चन है ये आंशिक भिन्नों के द्वारा सॉल्व होगा। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस इतनी करा देंगे कि आप देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आंशिक भिन्न द्वारा सॉल्व होगा या कौन सा क्वेश्चन किसी और मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये जो बच्चों दिया गया है आपको इंटीग्रेशन करना है 3x अपॉन में x माइनस 2 और x प्लस 1। तो पहला काम ये रहता है कि सबसे पहले आप भूल जाइए कि आपको इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले आप जो भिन्न दी गई है उसको आंशिक भिन्नों में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि माना 3x अपॉन में x माइनस 2 और x प्लस 1, इसको आप सबसे पहले आंशिक भिन्नों में ब्रेक करेंगे। तो ये जो बच्चों 3x अपॉन में x माइनस 2 x प्लस 1 लिखा है, ये किस तरीके से है? टाइप 1 के तरीके से है। नीचे देखिए बच्चों, दो गुणनखंड हैं और दोनों गुणनखंड रिपीटेड नहीं हैं और दोनों गुणनखंड एक एक घात के हैं। तब आप इसको कैसे लेट करोगे? a अपॉन में पहला गुणनखंड, देखो यहाँ पर भी fx लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पर a b c करके लिखा है, तो यानी कि जो ऊपर संख्या लिखी है या ऊपर जो पद लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पर लेट नहीं करते, उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसको हम लेट करे ले रहे हैं कि a अपॉन में ये लिखा हुआ है x माइनस 2 और प्लस b अपॉन में दूसरा गुणनखंड, तो b अपॉन में दूसरा गुणनखंड क्या है बच्चों? x प्लस 1। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं और आपको ये सब कुछ आता भी होगा, बस आप बिल्कुल देखते हुए जाइए। अब इसको बच्चों सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है? बस इसमें हम एलसीएम लेंगे और इसको हम एज इट इज नोट करेंगे। 3x अपॉन में x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर में, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a x प्लस 1, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा b x माइनस 2 और नीचे इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 1। तो ये देखिए बच्चों, नीचे हर इक्वल हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या होगा? 3x बराबर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ax, a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b का x मल्टीप्लाई करेंगे तो bx और b का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2b। अब यहाँ पर बच्चों हम चर और अचर पदों की तुलना करके a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको बच्चों हम लिख लेंगे 3x और प्लस में इसके बगल में लिख लेते हैं मान लो 0, और यहाँ पर जो x वाले फंक्शन हैं उनको एक पास, यानी कि x अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी, और बाकी जो बचा हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे a माइनस 2b। अब बच्चों दोनों तरफ x और अचर पदों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में, ये बच्चों आपको सभी क्वेश्चन में करना रहेगा, तुलना करके ही आप a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हालांकि दूसरा तरीका भी है, वो आपको हम बाद में बताएंगे। पहला आप समझ के रखिए कि आपको दोनों पक्षों में तुलना करनी है। दोनों पक्षों में किसकी तुलना करनी है? दोनों पक्षों में चर और अचर पदों की तुलना से। चर मतलब x, अचर मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पर x चर और अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर। गुणांक बच्चों, यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 3 है, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है? a प्लस बी। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 3। और अचर पद में गुणांक a माइनस 2b बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। a माइनस 2b बराबर 0 के। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको घटाएंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b बराबर में 3। तो यहाँ से बच्चों b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। b की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर रख दीजिए। तब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू 2 हो जाएगी।
ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा था, ये तो बिल्कुल बेसिक बात थी, इसलिए हमने आपको ये डीपली नहीं बताया है। आप इस बात को समझ चुके हैं और अच्छी तरीके से जानते भी हैं कि हमें ए और बी की वैल्यू कैसे निकालनी रहेगी। बस मेन काम आपको समझाना ये था कि जब इस तरीके के फंक्शन दिए हों तो उसको हम आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ते हैं। आपको देखने से पता चला कि भाई ये ए के घात के हैं, तो इसको आप ए बटे पहला गुणनखंड प्लस बी बटे दूसरा गुणनखंड एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आपको तुलना करनी है एक्स और अचर पद की। तुलना करने के बाद आपका मेन उद्देश्य रहता है ए और बी की वैल्यू निकालने का। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये बन गया इक्वेशन, बस इसके आगे का मेन काम जो होता है, मेन काम रहता है आपको ए और बी की वैल्यू निकालने का, और जो ए और बी की वैल्यू आएगी उस ए और बी की वैल्यू को यहीं पर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद लिखिए ए और बी के मान समीकरण 1 में रखने पर। ये बच्चों वैल्यू जब हमने रखी, ए बराबर क्या निकल गया था 2 और बी बराबर क्या निकल गया था 1। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, आपको इंटीग्रेशन चाहिए था। किसका चाहिए था, 3x अपॉन में x माइनस 2 x प्लस 1 का। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है, अब यहीं पर आप लिखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, जिसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 3x अपॉन में x माइनस 2 x प्लस 1 dx। अब देखिए इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ये बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो dx प्लस, इसी तरीके से यहाँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस 1, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx। अब आगे देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। बस सिंपल सा आंसर आ गया आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स के प्लेस पे x माइनस 2 है तो हो जाएगा 2 log x माइनस 2, और इसी तरीके से हो जाएगा log x प्लस 1। इंटीग्रेशन हो गया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को हम लगा देंगे। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं। ये देखिए लिखा है n log m, n log m का मतलब log m की पावर n, log x माइनस 2 की पावर 2, और ये प्लस ऐसे ही लिख लीजिए log x प्लस 1 प्लस c। अब ये देखिए बच्चों log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, तो log m के प्लेस पे क्या है x माइनस 2 और n के प्लेस पे क्या है x प्लस 1 प्लस, यही बच्चों आपका आंसर है। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बेहद आसान सा क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, सभी बच्चों को घर से करना है। इसके बाद में हम इसी टाइप 1 के ऊपर 2-4 क्वेश्चन की और अच्छी प्रैक्टिस करा देंगे, तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। तो ये बच्चों आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है हमने, क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करके इसका आंसर हमें सेंड करना है। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, अपने सभी दोस्तों में तो फॉरवर्ड किया ही करें, बाकी आपके आसपास जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वीडियो भेजा करें, और बाकी आपके जितने स्टडी ग्रुप्स हैं सभी में आप इसका वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर दिया करें। चलिए ठीक है बच्चों, इसके बाद मिलते हैं हम आपको पार्ट 2 में, और उसमें हम पार्ट 1 के ऊपर कई सारे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे। आज ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, बेसिक पार्ट था, और एक हमने छोटे से क्वेश्चन के साथ इसकी शुरुआत की है। बने रहिएगा बच्चों और बिल्कुल जुड़े रहिएगा। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिला करे वीडियो का, आप तुरंत उसको वॉच किया करें। और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, या जो आप अगला सेमेस्टर जिसमें आप पहुँचेंगे 3rd सेमेस्टर में, तो उसके लिए बड़ा यूजफुल है ये। तो आप ऐसा नहीं कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे तो आप ये सारा कुछ पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। इन सब चीज़ों का जो है तो उसका आगे यूज रहता है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं 2nd सेमेस्टर में। जो 1st सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया उसका यूज 2nd सेमेस्टर में आपको मिला है, और 2nd सेमेस्टर में जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका बहुत ही मात्रा में जो यूज है वो 3rd सेमेस्टर में है। इसलिए सभी बच्चे सारे टॉपिक को, सारे कंटेंट को
सारे चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे और आधे आधे घंटे का वीडियो होता है, बिल्कुल आप अगर देख भर भी लेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।